18 जनवरी 2025 जब तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति एक बूढ़े माँ बाप के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो माधवीलता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। माधवीलता जिसकी उम्र 35 साल थी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जैसे ही दर्ज करवाता है पुलिस हैरत में आ जाती है, क्योंकि पुलिस वालों के होश पूरी तरह से इस केस में उड़ जाते हैं। पुलिस को लगता है सबसे बड़ा झटका। देखते ही देखते पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म भी हो जाती है, लेकिन पुलिस की होती है सबसे बड़ी वहां पर हार, क्योंकि पुलिस के सामने होता है कातिल, लेकिन कातिल का बाल भी बाका नहीं कर पाते पुलिस वाले। पुलिस वाले पूरी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आखिरकार इस केस में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या किया कातिल ने जिसकी वजह से पुलिस की हुई सबसे बड़ी हार, यही बात हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताते हैं। हम आपको बता दें, जो शख्स पहुंचा था पुलिस स्टेशन माधवीलता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, उसका नाम था गुरुमूर्ति, जिसकी उम्र थी 40 और वो एक्स आर्मी मैन था, यानी कि एक ऐसा फौजी जो देश के बॉर्डर पर रहता था, लड़ाई करता था दुश्मनों से। वो रिटायर्ड होने के बाद DRDO जो कि एक डिफेंस एजेंसी है, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था और मीरपेट के इलाके में वो अपने दोनों बच्चे और अपनी बीवी के साथ रहा करता था। अब एक वाकया जो ये हुआ है, बहुत बड़ी वाकया जो हुआ है, साउथ में काफी फेमस हुआ है। ये वाकया उस वक्त हुआ था जब साउथ के लोग संक्रांति को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। काफी साउथ में जो संक्रांति का जो पर्व है उसे 7 से 8 दिनों तक मनाते हैं साउथ के लोग। नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में संक्रांति जो है सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन का होता है, लेकिन साउथ में इसे काफी उत्सव से बनाया जाता है, जहां पर खासकर की औरतें जो हैं वो माँ बाप के घर जाया करती हैं, माँ बाप से मिलती हैं, माँ बाप से रूबरू होती हैं। उनके परिवार वाले जो हैं लड़कियों के माँ बाप के घर जाते हैं और काफी अच्छा माहौल सेलिब्रेट करते हैं साउथ के लोग। और माधवीलता भी यही चाहती थी। माधवीलता अपने पति और अपने परिवार वालों के साथ जाना चाहती थी अपने माँ बाप के घर, अपने मायके, लेकिन कुछ सालों से वो जा नहीं रही थी बिल्कुल भी। 3 सालों से या 4 सालों से वो अपने माँ बाप के घर कुछ ही कारणवश जो है वो नहीं जा पा रही थी। इस साल वो जाना चाहती थी और इस साल वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी, काफी खुश थी। और कुछ दिनों पहले उनकी बातचीत इस बात को लेकर अपने माँ बाप से हुई थी। माँ बाप भी काफी ज्यादा खुश थे कि 3 या 4 साल बाद अपनी बेटी, उनकी बेटी जो है उनके घर आ रही है अपने परिवार के साथ। माधवीलता के माँ बाप भी पलकों बिछाए अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आया जब 13 तारीख बीता, 14 तारीख बीता, 15 तारीख बीता, फिर भी माधवीलता अपने परिवार वालों के साथ अपने माँ बाप के घर नहीं पहुंची। वहां दूसरी ओर उनके माँ बाप जो थे वो काफी निराश हुए इस बात से और वो कर देते हैं माधवीलता के फोन में कॉल, इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार ऐसी क्या वो वजह हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। एक बार कॉल किया जाता है उनके माँ बाप की तरफ से, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया जाता। 2 बार कॉल किया जाता है, दूसरी बार भी कॉल को रिसीव नहीं किया जाता। तीसरी बार जब कॉल किया जाता है उनके माँ बाप के द्वारा माधवीलता के फोन में, तब अचानक से गुरुमूर्ति जो है कॉल को रिसीव करता है। गुरुमूर्ति कॉल रिसीव करने के बाद वो कहता है कि माधवीलता त्योहार होने की वजह से, काफी ज्यादा घर के कामकाज में काफी बिजी होने की वजह से उनके सर में काफी
दर्द दे रहा है, उनका सर काफी तेजी से दर्द दे रहा है, जिसकी वजह से वो आराम कर रही है। यहां पर माँ बाप ने सोचा कि ऐसा ही हुआ होगा। गुरुमूर्ति की बातों पे वो लोग आ गए और गुरुमूर्ति की बातों पर आकर उन्होंने इस बात को जाने दिया। इसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा से जब उन्होंने कॉल किया, फिर से गुरुमूर्ति कॉल को रिसीव करता है और गुरुमूर्ति कहता है कि अभी भी माधवीलता नहीं उठी हैं। इसके बाद यहां पर माँ बाप को थोड़ी बहुत शंका होने लगती है गुरुमूर्ति के ऊपर। इसके बाद तीसरी बार जब कॉल करते हैं गुरुमूर्ति को, यानी कि अपनी बेटी को कॉल करते हैं, और बेटी को कॉल करने के बाद जब उस फोन को रिसीव करता है गुरुमूर्ति, तब गुरुमूर्ति कहता है कि आपकी बेटी जो है मेरे साथ उन्होंने झगड़ा किया, लड़ाई की, तोड़फोड़ की और वो घर छोड़कर जा चुकी है अपने जेवर और जेवरात सारे के सारे मुझे देकर। यहां पर माँ बाप जो हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और माँ बाप के परवरिश पर भी गुरुमूर्ति सवाल उठा देता है और कहता है कि आपने अपनी बेटी को क्या परवरिश दी है। मुझे तो आपकी बेटी पर स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही शक था कि उसका अफेयर किसी और दूसरे शख्स के साथ है, जिसकी वजह से वो ये कदम एक ना एक दिन जरूर उठाएगी और आपने आपकी बेटी को ये परवरिश देने की वजह से आपकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसकी वजह से मेरी नाक पूरी तरह से कट चुकी है, समाज में कट चुकी है। इस बात को जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि उसकी बेटी भाग चुकी है, यानी कि उनकी वाइफ माधवीलता जो है वो भाग चुकी है। इसके बाद यहां पर जो माँ बाप हैं उन लोग भी विरोध करते हैं और विरोध करके ये कहते हैं गुरुमूर्ति को कि तुम इस तरीके की बातें, इस तरीके की बकवास बातें हमारे साथ ना करो। हमने ऐसी परवरिश अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं दी है। हमने अपनी परवरिश पर पूरा हमें भरोसा है और हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो इधर उधर आसपास के इलाकों में गई हुई होगी और कुछ समय बाद जो है वो यहां पहुंच जाएगी। अब ये जो गुरुमूर्ति था वो इतना चालाक था कि वो लगातार उनके माँ बाप से कांटेक्ट में था और कांटेक्ट कर कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि देखो आपकी बेटी अभी तक नहीं आई है, आपकी बेटी क्या आपसे मिलने आई है वहां, या फिर आपसे जो है वो बातचीत हुई है आपकी बेटी की। तो ये बात जो है वो लगातार पूछने की कोशिश करता है। अब यहां पर वक्त जो है वो बीत जाता है। 16 तारीख की ये घटना थी, 17 तारीख पूरा हो जाता है, 18 तारीख को अचानक से वो बूढ़े माँ बाप जो हैं वो पहुंच जाते हैं मीरपीट के उसी इलाके में जहां पर उसकी बेटी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बूढ़े माँ बाप पहुंचते हैं काफी घबराए हुए। पहुंचकर वो अपने दामाद से पूछते हैं कि मेरी बेटी अभी तक नहीं आई क्या। इसके बाद वो दामाद बोलता है, यानी कि गुरुमूर्ति बोलता है कि आपकी बेटी अभी तक नहीं पहुंची है। इसके बाद वो लोग, यानी कि बूढ़े माँ बाप, उस गुरुमूर्ति पर दबाव बनाते हैं, जिस गुरुमूर्ति ने बीते 2 दिनों से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया हुआ होता है। अब गुरुमूर्ति पर दबाव बनाकर गुरुमूर्ति को अपने साथ लेकर जाते हैं मीरपीट के पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं माधवीलता की। अब बूढ़े माँ बाप को शक पूरी तरह से हो चुका होता है गुरुमूर्ति के ऊपर। गुरुमूर्ति के ऊपर शक इसलिए हुआ होता है कि 2 दिनों से उसकी बीवी उनके घर नहीं पहुंची और गुरुमूर्ति ने इसका मामला जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज भी नहीं करवाया। इसी बात को लेकर उनके माँ बाप को शक होता है और पुलिस का शक भी गुरुमूर्ति की तरफ ही होता है। अब इसी बीच में, यानी कि 16, 17, 18 इतने दिनों तक आखिरकार गुरुमूर्ति ने क्या किया, यह सवाल जो है आपके मन में भी चल रहा होगा और सभी के मन में चल रहा होगा और पुलिस के मन में भी यह सवाल चल रहा था। तो हम आपको बता दें, 16 तारीख को खत्म हो चुकी थी यहां माधवीलता, यानी कि 15 तारीख की शाम में माधवीलता की मौत हो चुकी थी। अचानक से गुरुमूर्ति के घर से एक बहुत तेज गंध जो है फैल रही थी। अड़ोसी पड़ोसी उसको स्मेल करते हैं
और अड़ोसी पड़ोसी के मन में यह सवाल आता है कि इतनी गंध आखिरकार गुरुमूर्ति के घर से क्यों आ रही है। और वो लोग सवाल पूछने के लिए दरवाजा को खटखटाते हैं और पूछते भी हैं गुरुमूर्ति से कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से गुरुमूर्ति ने यहां पर घबराते हुए जवाब उसने दिया अड़ोसी पड़ोसियों को। यह जवाब दिया कि कुत्ता मर गया है उनके घर में, और इस बात का रियलाइजेशन उन्हें काफी देर से हुआ। इसी वजह से गंध जो है फैल रही है, इधर उधर फैल रही है पूरे एनवायरनमेंट में। इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो लोग एक और चीज को नोटिस करते हैं कि गुरुमूर्ति के घर से अचानक से तेज कुकर की सीटियां जो हैं वो बज रही हैं। कुकर की सीटियां जब बजती हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों को आवाज तो जरूर सुनाई देता है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन ये कुकर की सीटियां जो थी वो 10 से 12 घंटों तक लगातार बज रही थी। यहां पर अड़ोसी पड़ोसियों को काफी ज्यादा शक हुआ गुरुमूर्ति के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी की सारी बातें जो हैं उन्हें पता चल जाती है। पुलिस को सारा सीन जो है पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन पुलिस वाले जो हैं यहां तक कि ये बात को मतलब नहीं समझ पाते कि घटना को किस तरह से कातिल ने अंजाम दिया। इस बात को वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब पुलिस वाले भी एक इंसान हैं, पुलिस वालों को भी डर लगता है, और पुलिस वालों ने जैसे जैसे इस केस को जांच करने की कोशिश की और जैसे जैसे पुलिस वालों को केस के बारे में जब डिटेल से बात पता चली, कातिल के बारे में डिटेल से जब बात पता चली, तो पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। अब ऐसा क्या हुआ, तो पुलिस वालों का एक प्रोसीजर होता है। पुलिस वाले जो हैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते करते यहां पर गुरुमूर्ति को, जो कि मुख्य आरोपी था, माधवीलता के मां बाप के थ्रू भी और पुलिस वालों को भी उन्हीं के ऊपर शक था, तो गुरुमूर्ति को वहां उस लोकेशन पर ले जाते हैं जिस लोकेशन में रहा करते थे गुरुमूर्ति, माधवीलता और अपने दोनों बच्चों के साथ। वहां पर ले जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसी बातें बताता है पुलिस वालों को गुरुमूर्ति, जिससे पुलिस वाले पूरी तरह से उनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सारे सीन को जो है वहां पर बताता है वो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी बीच में पुलिस वाले जो है सीसीटीवी फुटेज भी खंगालते हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक ऐसी बात पता चलती है पुलिस वालों को, जिससे पुलिस वालों को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। और वो क्लू क्या है, तो वो क्लू कुछ इस तरह से है कि माधवीलता 15 तारीख को, यानी कि 15 जनवरी 2025 को घर के बाहर से घर के अंदर घुसते हुए तो उन्हें देखा जाता है, लेकिन घर से बाहर निकलते हुए इसके बाद नहीं देखा जाता। अब यहां पर पुलिस वाले पूरी तरह से समझ जाते हैं कि माधवीलता जो है आखिरी बार अपने घर में ही थी। जो भी हुआ है माधवीलता के साथ वो उसी घर में हुआ है, मीरपीट के उसी घर में हुआ है जहां पर वो रहा करती थी। अब उसके साथ ही साथ पुलिस वालों को दूसरा क्लू यहां पर क्या मिलता है, दूसरा क्लू यह मिलता है कि पुलिस वालों जब सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो गुरुमूर्ति जो है लगातार जो डस्टबिन का जो बैग है ब्लैक कलर का, वो डस्टबिन का बैग लगातार लेकर वो घर के बाहर जा रहा था। घर के बाहर जा रहा था और घर के बाहर उसे जाते हुए 4 से 5 बार पुलिस वालों ने नोटिस किया, देखा सीसीटीवी फुटेज में। इसके बाद दबाव बनाया गुरुमूर्ति के ऊपर, तो गुरुमूर्ति ने सारे जुर्म को पूरी तरह से कबूल किया। और जुर्म को कबूल करते हुए पुलिस वालों को सबसे बड़ी बात बताया वो कि कैसे उसने अपने ही वाइफ माधवीलता को मौत के घाट उतारा, कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, कैसे उसकी वाइफ को उसने जान से मारा, उसके बाद कैसे उनकी वाइफ के शरीर के टुकड़े किए 70 और कैसे उन टुकड़ों को कुकर में उबाल कर उस उबले हुए मांस में से मांस को अलग किया और हड्डियों को अलग किया, हड्डियों का चूरन बनाया सिलबट्टे में पीसकर और मांस को सुखाया और मांस को सुखाकर पूरी तरह से उसने
डस्टबिन में डाला और डस्टबिन में डालकर कैसे उसने पास में एक झील थी, एक नदी था, वहां पर कैसे उसने मछलियों को खिलवाया। ये बात जैसे ही गुरुमूर्ति ने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वाले चौंक गए। पुलिस वालों का पूरी तरह से दम निकल गया और पुलिस वाले ये सोच पर पड़ गए कि कैसे एक फौजी जो समाज की रक्षा करता है, जो दुश्मनों से देश की रक्षा करता है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे क्रूरता भर सकती है एक इंसान के अंदर। वो कहावत तो आपने सुना होगा और कई बार आपने देखा भी होगा कि इंसान से बड़ा पापी कोई नहीं इस धरती पर। लोग कहते हैं कि जानवर पापी होते हैं, जानवर के दिल के अंदर जानवर के दिमाग में कोई समझ नहीं होती और वो लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी एक इंसान इस तरीके की घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। पुलिस ये पूरी तरह से सोच में पड़ गई और सच बात भी यही है कि इंसान से बड़ा पापी इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अब यहां पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो खत्म होती है। पुलिस को इस केस के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं। पुलिस को यह बात भी पता चल जाती है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे कैसे गुरुमूर्ति ने कैसे बना इस हत्या का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, क्यों मारा गुरुमूर्ति ने। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है गुरुमूर्ति को फांसी के फंदे पर कैसे पहुंचाया जाए। अब पुलिस वाले इस केस में सबूत जुटाने की जब कोशिश करती है तो पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि गुरुमूर्ति ने बड़े ही चालाकी से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से अपने घर को ना सिर्फ क्लीन किया बल्कि पुलिस वालों को गुमराह भी वो कर रहा था। बार बार अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो बदल रहा था। अब पुलिस वाले भी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कोई ना कोई गलती तो जरूर कर देता है। और पुलिस वालों के सामने गुरुमूर्ति ने ऐसी ही एक छोटी सी गलती की। उसने बताया झील के बारे में, जिस झील में उसने सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स को ले जाकर वहां पर उसने डाल दिया था। अब इसके तहत अब पुलिस वाले उसी झील के पास पहुंचते हैं गोताखोरों के साथ, और गोताखोरों के साथ वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को यकीन भी ये होता है, इस बात का होता है कि कोई ना कोई पार्ट तो यहां से मिल जाएगा। और इससे पहले पुलिस वाले माधवी के मां बाप का डीएनए टेस्ट करवा चुके होते हैं, उनका रिपोर्ट जो है वो ले चुके होते हैं। और वहां से झील के पास से एक बॉडी का टुकड़ा जो है मिल जाता है और उस टुकड़े को लैब में ले जाया जाता है। फॉरेंसिक टीम जो है पूरी तरह से जांच करती है और जांच करने के बाद 28 तारीख को डॉक्टर्स जो हैं वो पुलिस वालों को ये बताते हैं कि फॉरेंसिक जांच करने के बाद जो डीएनए टेस्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हुआ और डीएनए जो है मैच हुआ उस टुकड़े के साथ, उसके मां बाप का डीएनए और उस टुकड़े का जो डीएनए है वो कंप्लीटली मैच हो गया। ये बात जो है पुलिस वालों को जैसे ही बताया, पुलिस वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के हाथ सबसे बड़ी सफलता लगती है। और सफलता लगने के बाद पुलिस वाले तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं गुरुमूर्ति को। अब तक जो गुमशुदगी की रिपोर्ट के बेस पर जांच हो रही थी, पुलिस वाले जांच कर रहे थे, अब वो अचानक से मर्डर केस में तब्दील हो जाता है और पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है यहां पर गुरुमूर्ति को। और गुरुमूर्ति से यह सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार इतने बड़े घटना को उन्होंने कैसे अंजाम दिया और क्या इस बात का अफसोस उसे है। जैसे ही यह सवाल पूछा जाता है तो पुलिस वाले वहां हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गुरुमूर्ति के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं होती है और उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि हां मैंने किया तो किया, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ही एटीट्यूड जो है वो लेकर चल रहा था। लेकिन कातिल जो है हमेशा कोई ना कोई गलती कर बैठता है और उसने इस केस में भी सबसे बड़ी गलती। आज के समाज में
शक एक ऐसी गंभीर समस्या बनते जा रहा है जिससे ना सिर्फ बातें, रिश्ते, बल्कि इंसानियत भी पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। ऐसे कई सारे मामले जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं जो कि जिसका आधार था शक, और शक के बेसिस पे क्राइम हुआ। और ये मामला भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये मामले में भी गुरुमूर्ति के दिल और दिमाग में शक की सुइयां कुछ इस कदर जो है वो हावी हो चुकी थी अपनी वाइफ के प्रति, जिसकी वजह से गुरुमूर्ति ने इतना बड़ा घोर कदम उठाया। गुरुमूर्ति बन गया हैवान, और ना जाने ऐसे कितने गुरुमूर्ति समाज में और भी आगे आएंगे। तो आप जरा बचिए, जागरूकता लाएं और आगे बढ़ें।